प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय हिंदी की जो व्याख्यान माला चल रही थी उसका ये तीसरा व्याख्यान अब जो देने जा रहा हूँ वो है, और इस तीसरे व्याख्यान में हम इस भारतीय हिंदू युग को पूरा कर देंगे। अब तक हम भारतीय हिंदू का परिचय, भारतीय हिंदू के प्रमुख कवियों का परिचय और भारतीय हिंदू की जो काव्य प्रवृत्तियां थी उन काव्य प्रवृत्तियों का 6 काव्य प्रवृत्तियों का हम वर्णन कर चुके हैं। अब शेष बची काव्य प्रवृत्तियां का वर्णन और भारतीय हिंदू की हिंदी साहित्य को देन का इसमें हम वर्णन करेंगे। अगली जो भारतीय हिंदू की विशेषता है वो है रीति निरूपण। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि भारतीय हिंदू युग जो था वो रीतिकाल, उससे पूर्व जो काल था वो रीतिकाल था। इसलिए रीतिकाल की रीति निरूपण वो चाहे सीमित मात्रा में हो, लेकिन वो इस युग के कुछ कवियों में, प्रमुख कवियों में तो नहीं, लेकिन इस युग के जो गौण कवि थे उनमें देखने को मिलता है। और मैं 3 कवियों के नाम इसमें लेना चाहूंगा। एक तो लक्ष्मीराम ब्रह्मभट्ट हैं, उन्होंने रीति निरूपण की कविताएं लिखी। दूसरे कवि राजा मुरारी दान हैं, उन्होंने भी इस तरह की कविताएं लिखी। तीसरे बाल गोविंद मिश्र थे, जिन्होंने भी सीमित मात्रा में रीति निरूपण की कविताएं जो है लिखी, और अन्य कवियों ने इस पर विशेष लेखनी नहीं चलाई। और ये जो रीति निरूपण की परंपरा थी वो रीतिकाल के साथ धीरे धीरे छूट गई और इस युग में बहुत सीमित मात्रा में रही, और आगे के युगों में वो हिंदी तरह विलग होगी। अब अगली इस युग की जो वो है विशेषता है, प्रवृत्ति है, जिसको शैली भी कह सकते रही, वो समस्या पूर्ति है। कि भारतीय हिंदू युग में काव्य गोष्ठियां हुआ करती थी, और काव्य गोष्ठियों में कवि जब आते थे, कवि जब मंच पर आते थे तो उनको एक विषय पर तुरंत ही समस्या पूर्ति के लिए बोलने को कहा जाता था। कि जिसे आज जिस प्रकार आशु भाषण प्रतियोगिता होती है, तो ये तो भाषण प्रतियोगिता होती है, वो भाषण प्रतियोगिता नहीं थी। उसमें तो यह था कोई विषय, कोई टॉपिक कवि को दिया जाता था, और कोई समस्या जो उस समय समाज और देश में प्रचलन में थी उस पर बोलने के लिए कवि को काव्य पंक्तियां बोलने के लिए कहा जाता था। इसको समस्या पूर्ति कहते थे, और इसके लिए मंच बने हुए थे। उसमें कानपुर का रसिक समाज जो था एक बहुत महत्वपूर्ण मंच था कवियों के लिए। कवि लोग उसमें आते थे और कवियों को इस तरह के टॉपिक दिए जाते थे जिस पर वो अपनी समस्या पूर्ति जो है व्यक्त करते थे। तो इनमें कवि की प्रतिभा और उसके रचना कौशल को परखने के लिए ऐसा किया जाता था। और भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जो है वो इस कला में पूरी तरह प्रवीण थे, और उन्होंने बहुत अच्छी समस्या पूर्तियां की। एक उदाहरण मैं यहाँ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज का देना चाहूंगा, जिनका शीर्षक था चर्चा चलबे की चलाइए ना। कि जिस विषय की चर्चा होनी चाहिए उसकी चलाइए ना। इस तरह को इसको लेकर के उन्होंने जो 4 पंक्ति लिखी उनका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगा। पंक्तियां हैं, बगियान बसंत बशेरो कियो, बसिये ते त्याग तपाइये ना। दिन काम कौतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइये ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो, बिथवारी वृथा बरसाइये ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइये ना। इस प्रकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को जो समस्या पूर्ति जो टॉपिक दिया गया उस पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति प्रकट की, और इस प्रकार की जो समस्या पूर्ति है इस युग के कवियों में देखने को मिलती है। अब आगे भारतीय हिंदू की जो महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष है, शिल्प पक्ष। इस युग के साहित्य का जो शिल्प पक्ष है उसको मैं इसमें इस शीर्षक में ले रहा हूं। शिल्प में सबसे पहले आती है भाषा। कि भारतीय हिंदू युग पर यह आरोप लगाया जाता है समीक्षकों द्वारा, वर्ण विषय पर ही ज्यादा जोर दिया, शिल्प पर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, शिल्प का भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा और सहजता के साथ रखा। भाषा की बात करते हैं तो ये स्पष्ट है कि गद्य की भाषा तो खड़ी बोली होगी थी, लेकिन कविता की भाषा जो है ब्रजी थी। और लगभग सभी कवियों ने काव्य रचना जो है ब्रज में ही की, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने ब्रज के मोह को वे छोड़ नहीं पाए। चाहे भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र हो, चाहे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हो, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, सभी ने जो है वो ब्रज में ही किए। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि इस युग की जो ब्रज भाषा है वो रीतकालीन ब्रज से भिन्न है। भिन्न इस रूप में है कि इस युग की ब्रज में
के ऊपर वैचारिकता और गद्यात्मकता का प्रभाव है। इन्होंने जो ब्रज में कविताएं लिखी उसके ऊपर गद्यात्मकता और वैचारिकता का प्रभाव है। और इनका जो वाक्य गठन है उसको देखकर मानो वो खड़ी बोली का वाक्य गठन हो। और इसी वजह से इन्हीं के इस प्रभाव के कारण द्विवेदी युग में जाकर के खड़ी बोली जो है वो हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा बनी। उसकी जो तैयारी थी, उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उस खड़ी बोली के जो प्लेटफॉर्म दिया वो इस भारतीय युग के कवियों ने दिया। इसके अतिरिक्त भारतीय युग में कुछ कवियों ने उर्दू में भी रचनाएं की। जैसे भारतीय हिंदू ने रसा और प्रेम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने अब्रूप नाम से उर्दू शैली में भी रचनाएं। शैली को देख करके बात करें तो ईशु के साहित्य को देखने से पता चलता है कि ईशु की अधिकतर रचनाएं पद शैली में रचित है और उसमें परंपरागत छंदों का भी प्रयोग मिलता है और अलंकारों का भी सहज प्रयोग जो है वो मिलता है। ब्रज के अतिरिक्त इस युग के कुछ कवियों ने बहुत सीमित मात्रा में, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमघन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, उन्होंने कुछ छोटी छोटी कविताएं खड़ी बोली में भी लिखने का प्रयास किया। मानो ये उनका प्रयास आगे आने वाले द्विवेदी युग को व्यंजित कर रहा था, इंगित कर रहा था कि आगे आने वाला जो समय होगा तो भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा एक कविता लिखी और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने मयंक महिमा नाम से जो कविता लिखी वो इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में है भाषा को लेकर के कि भारतेंदु ने हिंदी भाषा नामक एक पुस्तिका कह सकते हो, एक लेख कह सकते हो, इन्होंने हिंदी भाषा को लेकर के लिखा जो उनकी भाषा के संबंध में उनकी नीति को स्पष्ट करता है और वो किस तरह से हिंदी, उर्दू, फारसी और ब्रज को छोड़ करके हिंदी की तरफ बढ़ रहे थे। वो हिंदी भाषा में व्यक्त उनके विचारों से स्पष्ट होता है। ये इस भारतीय युग का शिल्प पक्ष है। अब विगत 3 व्याख्यानों में मैंने भारतीय युग के का परिचय, उसके प्रमुख कवियों का नामोल्लेख और भारतीय युग की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनका सउदाहरण उल्लेख किया। अब सार संक्षेप में हम इसमें कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की हिंदी साहित्य को देन क्या है, कि भारतीय युग के कवियों ने हिंदी को क्या दिया। इस पर जब हम विचार करते हैं तो बहुत सारे तथ्य, जो बहुत सारी देन इनका जो सामने आता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो यह है कि इन्होंने कविता की जो विषय वस्तु थी उसको बदल दिया कि रीतिकाल और भक्ति काल तक कविता की विषय वस्तु श्रृंगार, प्रेम और रीति थी, इसी पर ही कविताएं लिखी जाती थी। या राज प्रशस्ति, राजाओं का वर्णन किया जाता था, उनकी बड़ाई की जाती थी, उनका यशोगान किया जाता था। लेकिन भारतीय युग के कवियों ने उसको राष्ट्रीयता से जोड़ दिया और सामाजिक चेतना, यानी जो विषय अब तक अनछुए थे सामाजिक, जैसे छुआछूत है, अस्पृश्यता है, विधवा विवाह है, बाल विवाह है, जैसे विषयों पर कविता लेकर के इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नयन की बहुत महत्वपूर्ण देन थी। और आगे चल करके द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली में जो हिंदी काव्य लिखा गया वो इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ा। दूसरी महत्वपूर्ण देन इनकी कि गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग था, कि पद्य में तो ये ब्रज के मोह को नहीं छोड़ पाए, लेकिन गद्य में इन्होंने जो काव्य रचना की वो खड़ी बोली में की, जो आगे जाकर के द्विवेदी युग का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। और बहुत अच्छा गद्य जो है वो नाटक और निबंधों में, प्रताप नारायण मिश्र ने अपने निबंधों में खड़ी बोली हिंदी में बहुत अच्छा गद्य इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से देखें तो इनकी जो महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि भारतीय युग जो है वो द्विवेदी युग जिसको खड़ी बोली का काव्य कह सकते हैं और रीतिकाल जो शुद्ध ब्रज का काव्य था उसके बीच में एक ऐसी कड़ी के रूप में है जिसने हिंदी कविता को भक्ति और विशेषकर रीति काल का उसे आधुनिक बनाया और नए नए विषयों पर कवि को सोचने के लिए विवश किया, उन पर कविता लिखने के लिए विवश किया। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। वो स्वयं भी नए नए विषयों पर कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे, निबंध लिखते थे और अपने साथी कवियों को भी ऐसे विषयों पर
नाटक, निबंध और कविताएं लिखने के लिए प्रेरित करते थे। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता कहा जाता है, जो कि सत्य है। इस प्रकार इन 3 व्याख्यानों में संपूर्ण जो भारतेंदु युग है, मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की है और भारतेंदु इसी के साथ पूरा होता है। अब हम अगले व्याख्यानों में जो है वो द्विवेदी युग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।